हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी। हमारा जो पाचन तंत्र वाला चैप्टर चल रहा था उसको हम आज कंटिन्यू करते हैं। पिछली क्लास के अंदर हमने उसका पार्ट फर्स्ट पढ़ा था, जिसके अंदर मैंने पाचन से रिलेटेड परिभाषाएं बताई थी कि पाचन क्या होता है, अवशोषण क्या होता है। उसके बाद हमने पाचन तंत्र को सम्मिलित रूप से देखा था, जिसके अंदर दो भाग थे, आहार नाल और पाचक ग्रंथियां। आहार नाल के अंदर हमने भाग देखे थे कि मुख्य गुहा से शुरुआत होती है जो बड़ी आंत तक जाती है, मुख्य गुहा। फिर ये वाला भाग जो श्वास और भोजन के लिए कोमल था, जिसको हमने ग्रसनी बोला। फिर नली जैसी संरचना ग्रास नली, फिर थैलेनुमा संरचना आमाशय, फिर छोटी आंत और बड़ी आंत। और उसी के साथ मैंने आपको बताया था कि भोजन के पाचन के लिए जो रस आवश्यक होता है उसे एंजाइम कहते हैं, और एंजाइम स्रावित करने वाले अंग क्या कहलाते हैं, पाचक ग्रंथियां कहलाते हैं। जो तीन बताई थी मैंने आपको, सबसे पहली मुंह के अंदर लार ग्रंथि जो 3 जोड़ी होती है, दूसरी लीवर या यकृत, और तीसरी अग्नाशय या पेनक्रियाज। मुख्य रूप से भोजन के पाचन और अवशोषण वाला स्थल कौन सा है, छोटी आंत। और मुख्य पाचक ग्रंथि किसे कहा जाता है, अग्नाशय या पेनक्रियाज को। तो पिछली क्लास के अंदर हमने मुख्य गुहा को पढ़ लिया था, जिसके अंदर हमने दांत को पढ़ा, जीभ को पढ़ा, और उसके बाद हमने ग्रास नली को पढ़ लिया था, ग्रसनी को पढ़ लिया था। आज हम आगे का पार्ट पढ़ते हैं, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं आमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत। तो देखिए, ये पाचन तंत्र, इसके अंदर हमने बनाया था मुख्य गुहा वाला भाग, फिर ये ग्रास नली, फिर ये थैलेनुमा संरचना जिसको हमने क्या बोला था, आमाशय, फिर ये थी छोटी आंत, और फिर ये हो गई थी बड़ी आंत। ठीक है, अब ये जो आमाशय वाला पार्ट है इसको हम विस्तार से पढ़ते हैं आज। देखिए, ये जो थैलेनुमा संरचना है, आप खाना खाने के बाद देखते हो कि ऐसा लगता है कि हमें पेट भरा भरा महसूस लगता है। ये पेट क्या है, ये पेट ही है वो आमाशय है। ये पेट आमाशय, यानी इसके अंदर भोजन कितने समय तक रहता है, 4 से 5 घंटे तक भोजन रहता है। तो हम क्या करते हैं, नॉर्मली 4 से 5 घंटे तक हमें वापस भूख नहीं लगती, यानी जब तक भोजन इस आमाशय के अंदर रहेगा, इसमें से आगे छोटी आंत में नहीं जाएगा, तब तक पेट खाली नहीं होगा, और खाली नहीं होगा तो हमें वापस भूख नहीं लगेगी। ठीक है, तो इसमें भोजन 4 से 5 घंटे तक रहता है। 4 से 5 घंटे तक भोजन इसमें रहता है, तो उसका क्या फर्क पड़ता है कि इसके अंदर भोजन को पाचन के लिए तैयार किया जाता है, लसलसा बनाया जाता है, एक गोलिकाओं के रूप में बनाया जाता है, ताकि छोटी आंत के अंदर उसका पाचन है वो आसानी से हो जाए। ये जो मैंने टाइम बताया आपको, नॉर्मली 4 से 5 घंटे नॉर्मल व्यक्ति है उसके अंदर 4 से 5 घंटे तक भोजन आमाशय में रहता है, तब तक उसको वापस भूख नहीं लगेगी। फिर भोजन जैसे ही आमाशय से छोटी आंत में जाएगा उसको वापस भूख लग जाएगी। ठीक है, अब देखिए, अगर किसी ने चाय कॉफी पी ली तो आप देखते हो कि भूख मिट जाती है, क्योंकि उसके अंदर जो कैफीन रसायन होता है वो जो इसके अंदर एक रस निकलता है जिसको भूख रस भी बोलते हैं, वो कैफीन रसायन उस भूख रस को कम कर देता है। कम करेगा तो भोजन ज्यादा टाइम तक आमाशय में पड़ा रहेगा, तैयार होगा नहीं, जठर रस नहीं निकलेगा तो भोजन को तैयार नहीं किया जाएगा, तैयार नहीं होगा तो आगे जाएगा नहीं। तो भोजन जब तक आमाशय में पड़ा रहेगा वापस भूख नहीं लगेगी, यानी कैफीन रसायन, चाय कॉफी पीने से भूख कम लगती है, यानी भोजन पाचन के लिए जो क्रिया है वो धीमी पड़ जाती है, जठर रस कम निकलता है, क्योंकि कैफीन रसायन उसको है वो निष्क्रिय कर देता है। उसी प्रकार अगर किसी ने भूख की टेबलेट ली तो हर 1-2 घंटे में उसको भूख लगती है, यानी वो भूख की टेबलेट उस जठर ग्रंथि पर ज्यादा काम करेगी, ज्यादा भूख रस निकलेगा, तो भोजन पाचन के लिए जल्दी तैयार होगा, और जल्दी से 1-2 घंटे में ही छोटी आंत में चला जाएगा, तब व्यक्ति को जल्दी भूख लग जाएगी। यानी ये जो टाइम है वो नॉर्मली इतना होता है, लेकिन अगर आप उसको रसायनों के द्वारा निष्क्रिय कर रहे हो या ज्यादा एक्टिव कर रहे हो तो भूख पहले और लेट लग सकती है। अब देखिए, इस जो आमाशय है इसकी दीवार के अंदर एक ग्रंथि पाई जाती है जिसका नाम है जठर ग्रंथि। क्या नाम है, जठर ग्रंथि, या इसे बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्या कहेंगे, गैस्ट्रिक ग्लैंड। ये जो जठर ग्रंथि है इसके अंदर 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। इसके अंदर 2 प्रकार की कोशिका होगी। एक तो कोशिका होगी जिसका नाम होगा परिधीय कोशिका, परिधीय कोशिका, या इसे ऑक्जेंटिक सेल भी बोलते हैं।
कभी कभी इंग्लिश में नाम दिया जाता है। और एक कोशिका होती है जिसके अंदर, उसको बोलते हैं पेप्टिक कोशिका या पेप्टिक सेल। इस जठर ग्रंथि की जो परिधीय कोशिका है, इसमें से एक अम्ल निकलता है जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या नाम है इसका? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और ये जो पेप्टिक कोशिका है, ये दो प्रकार के एंजाइम निकालती है। एक तो होता है पेप्सिनोजन और एक होता है प्रोरेनिन। पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन। अब देखिए, इन दोनों कोशिकाओं ने दोनों प्रकार के पदार्थ निकाले। परिधीय कोशिका ने तो निकाला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पेप्टिक कोशिका ने दो प्रकार के एंजाइम निकाले, एक तो पेप्सिनोजन और एक प्रोरेनिन। अब देखिए, ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये क्या करेगा? ये जो दोनों एंजाइम है ना, ये निष्क्रिय अवस्था में, तो इनको ये क्या करेगा? सक्रिय करेगा। अब नॉर्मली जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, पेप्सिनोजन है और प्रोरेनिन है, इन तीनों को मिलाकर क्या बोला जाता है? जठर रस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जठर रस। जठर रस में क्या क्या आएगा? इन दोनों कोशिकाओं का स्राव, यानी परिधीय कोशिका द्वारा निकाला गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और इस कोशिका द्वारा निकाले गए दोनों एंजाइम पेप्सिनोजन प्लस प्रोरेनिन। और इसके साथ ही आमाशय की दीवार से एक लसलसा पदार्थ निकलेगा जिसका नाम क्या है? श्लेष्मा। इन भागों को मिलाकर, इन पदार्थों को मिलाकर क्या बोला जाता है? जठर रस। और इस जठर रस का ये दूसरा नाम क्या है? भूख रस। भूख रस भी कहते हैं। यानी आमाशय के अंदर जितना ज्यादा जठर रस, भूख रस निकलेगा, भोजन उतना ही जल्दी छोटी आंत में जाने के लिए तैयार होगा, पाचन के लिए तैयार होगा, व्यक्ति को उतनी ज्यादा भूख लगेगी। अभी मैंने आपको बताया, अगर किसी ने चाय कॉफी पी ली तो कैफीन रसायन क्या कर देगा? इन सब को काम करने से रोक देगा, जठर रस को कम निकलने देगा, इन कोशिकाओं को निष्क्रिय कर देगा। तो ये जठर रस कम निकलेगा, भोजन के साथ कम मिलेगा, तो भोजन पाचन के लिए तैयार नहीं होगा। उसका उल्टा, अगर भूख की टेबलेट ली तो उसने इन कोशिकाओं को, जठर ग्रंथि को बहुत ज्यादा सक्रिय कर दिया। सक्रिय किया तो ये कोशिकाएं ज्यादा मात्रा में ये पदार्थ बनाएगी, ज्यादा मात्रा में ये रस निकलेगा और भोजन के साथ ज्यादा मिलेगा, तो भोजन 3-4 घंटे की बजाय 1-2 घंटे में तैयार होकर छोटी आंत में चला जाएगा और व्यक्ति को भूख है वो जल्दी लगेगी। तो ध्यान रखना, आमाशय की दीवार में जठर ग्रंथि पाई जाती है जिसमें दो कोशिकाएं होती है, परिधीय कोशिका या ऑक्जेंटिक सेल और दूसरी है पेप्टिक कोशिका। परिधीय कोशिका द्वारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण किया जाता है, जबकि पेप्टिक कोशिका द्वारा दो एंजाइम निकाले जाते हैं, पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन। इन सब पदार्थों के स्राव को मिलाकर क्या कहा जाता है? जठर रस, जिसे भूख रस भी कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसका पीएच कितना होता है? अब देखिए, अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एक प्रबल अम्ल है, तो इसकी पीएच, अम्ल क्या करते हैं? पीएच को कम कर देते हैं, तो इसकी पीएच रहती है 1.8। ठीक है। अब देखिए, ये जो दोनों एंजाइम है ना, पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन, ये निष्क्रिय अवस्था में रहते हैं, तो इनको सक्रिय करने का काम कौन करेगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल करेगा। इन सभी का इंपॉर्टेंस है, ये सब अपना अपना अलग अलग काम करते हैं। क्या काम करेंगे? जो पेप्सिनोजन एंजाइम है वो निष्क्रिय अवस्था में होता है, इसको सक्रिय कौन करेगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यानी सक्रिय करके पेप्सिनोजन को ये सक्रिय करके क्या बना देगा? पेप्सिन बना देगा। और ये क्या है? ये आमाशय का प्रोटीन अपघटनी एंजाइम है। आमाशय का प्रोटीन अपघटनी एंजाइम। उसी प्रकार जो प्रोरेनिन है, इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सक्रिय करेगा और किस में बना देगा? रेनिन में बदल देगा। ये स्तनधारी शिशु के आमाशय में होता है। स्तनधारी शिशु के आमाशय में पाया जाता है, आमाशय में उपस्थित। ठीक है। तो देखिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ने क्या कर दिया? इन दोनों एंजाइमों को सक्रिय कर दिया। इन दोनों एंजाइमों का काम क्या है? जो पेप्सिनोजन था वो निष्क्रिय था, इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ने सक्रिय करके किस में बदल दिया? पेप्सिन।
हम दूध पीते हैं, उस दूध के अंदर जो प्रोटीन होती है उस प्रोटीन का पाचन कौन करेगा? पेप्सिन एंजाइम करेगा। यानी हमारे शरीर में पाचन की शुरुआत कहां पर हो जाती है? प्रोटीन के पाचन की शुरुआत आमाशय के अंदर हो जाती है। अभी लार में पढ़ूंगी, लार ग्रंथि, तब लार में एक एंजाइम होता है टाइलिन या एमाइलेज, वो हमारे मुंह में थोड़े बहुत कार्बोहाइड्रेट स्टार्च का पाचन कर देता है। क्वेश्चन आता है कि आमाशय में कार्बोहाइड्रेट के पाचन की शुरुआत कहाँ होती है? तो मुख गुहा में। प्रोटीन के पाचन की शुरुआत कहाँ पर होती है? आमाशय के अंदर। कौन से एंजाइम द्वारा? पेप्सिन एंजाइम द्वारा। मूल रूप से ज्यादा पाचन या अंतिम रूप से पाचन छोटी आंत में होता है, लेकिन शुरुआत अलग अलग जगह हो जाती है। प्रोटीन की पाचन आमाशय में हो जाएगी किस एंजाइम के द्वारा? पेप्सिन के द्वारा। यानी हमने दूध पिया, उसका पाचन, उस प्रोटीन का पाचन कौन करेगी? पेप्सिन। उसी प्रकार जो प्रोरेनिन है वो निष्क्रिय अवस्था में था, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ने उसको किस में बदल दिया? रेनिन यानी सक्रिय रूप में बदल दिया। ये रेनिन स्तनधारी शिशु के आमाशय में पाया जाता है। जो छोटा बच्चा माँ का स्तनपान करता है, उस माँ के दूध के अंदर एक केसिन नाम की प्रोटीन होती है, और उस केसिन प्रोटीन का पाचन कौन करता है? ये रेनिन प्रोटीन करता है। यानी माँ के दूध में जो केसिन प्रोटीन होती है उसका पाचन करने के लिए कौन सा एंजाइम होता है? रेनिन एंजाइम होता है। और ये केवल और केवल स्तनधारी शिशु के आमाशय में होता है। जब तक बच्चा माँ का दूध का सेवन करेगा, उसी के अनुसार उसका भरण पोषण होगा, तब तक उसके आमाशय में कौन सा एंजाइम काम करेगा? रेनिन। यानी उसके आमाशय में पेप्सिन एंजाइम काम नहीं कर सकता, क्योंकि माँ के दूध की जो केसिन प्रोटीन है उसका पाचन केवल और केवल कौन कर सकता है? रेनिन कर सकता है। ठीक है, तो देखिए जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ये क्या करेगा? इन दोनों एंजाइमों को सक्रिय करेगा, इसका ये काम था। दूसरा, इस जठर रस को पीएच कम करके रखेगा, क्योंकि ये दोनों एंजाइम है ना वो कम पीएच पर ही काम करते हैं। बाकी के जो प्रोटीन पाचन करने वाले एंजाइम है छोटी आंत में, वो सारी माध्यम में काम करेंगे, जबकि यहाँ पर ये किस माध्यम में काम कर सकते हैं? अम्लीय माध्यम में काम कर सकते हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का काम है इन दोनों एंजाइमों को सक्रिय करके कार्य करवाना। पेप्सिनोजन एंजाइम पेप्सिन में बदलेगा, और पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन करेगा आमाशय के अंदर। प्रोरेनिन एंजाइम जो स्तनधारी शिशु के आमाशय में होता है, रेनिन रूप उसका सक्रिय है, और वो क्या करेगा? माँ के दूध की जो केसिन प्रोटीन है उसका पाचन करेगा। और फिर आता है अगला भाग श्लेष्मा। अब श्लेष्मा क्या काम करेगा? देखिए जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक प्रबल अम्ल है, और ये अम्ल आमाशय की आंतरिक दीवार पर भी फैल जाएगा। अब आपको पता है कि एसिड अगर किसी स्किन के भाग पर गिरेगा तो उसको जला देगा, नहीं जला देगा। और आमाशय की आंतरिक दीवार तो बहुत ज्यादा क्या है? सेंसिटिव है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। अगर यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल गिरा तो इसको जला देगा, नहीं जला देगा। तो इसकी दीवार की रक्षा करने के लिए श्लेष्मा ने आंतरिक रूप से ये क्या बना दी? परत बना दी। ये क्या है? श्लेष्मा की परत। यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अम्लीयता से आमाशय की दीवार को बचाने के लिए किसका स्राव हुआ? साथ में श्लेष्मा का। आपको डॉक्टर कुछ टेबलेट ऐसे होते हैं जो भूखे पेट लेने के लिए बोलते हैं, बाकी ज्यादातर भूखे पेट टेबलेट मना क्यों करते हैं? क्योंकि ज्यादातर टेबलेट एसिड होता है, जाकर आमाशय की दीवार से चिपक जाएगी, और चिपकने से अगर आमाशय की दीवार से एसिड कांटेक्ट में आ गया तो आमाशय की दीवार में छाले बन जाएंगे। छाले कब बनते हैं? जब शरीर में एसिड की मात्रा ज्यादा होती है, और आंतरिक रूप से जब छाले बन जाएंगे, इस छालों को क्या बोला जाता है? अल्सर बोला जाता है। अल्सर रोग सुना कि नहीं सुना? आंतरिक अंगों के अंदर छाले होना क्या कहलाता है? अल्सर। तो अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आमाशय की आंतरिक दीवार के डायरेक्ट कांटेक्ट में आया तो उसकी दीवार में छाले हो जाएंगे, और उसी को क्या कहा जाता है? अल्सर। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी आवश्यक है, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इतना प्रबल अम्ल नहीं होगा तो ये एंजाइम सक्रिय नहीं होंगे, काम नहीं करेंगे, पाचन नहीं होगा, और इससे नुकसान भी है। तो इस नुकसान से बचाने के लिए साथ में जठरस के किसका स्राव हुआ? श्लेष्मा का। तो श्लेष्मा क्या करता है? आमाशय की आंतरिक दीवार को HCl की अम्लीयता से बचाता है। अब देखिए इस जो ये था आपके आमाशय, इसके अंदर भोजन आया ऊपर से, और साथ में क्या मिल गया? जठर रस। तो उस भोजन और जठर रस को मिलाकर एक गोलिका, लसलसी गोलिका बन गई भोजन की, उसका नाम क्या हो गया? काइम। क्या नाम हो गया? काइम। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लेना आप कि आमाशय में उपस्थित भोजन क्या कहलाता है? काइम कहलाता है। क्या कहलाता है? काइम। तो ये मैंने आपको आमाशय के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए।
बिल्कुल आमाशय में भोजन 4 से 5 घंटे तक रहता है। आमाशय की दीवार में एक ग्रंथि पाई जाती है जिसे जठर ग्रंथि कहा जाता है। इसमें 2 प्रकार की कोशिका, परिधीय कोशिका और पेप्टिक कोशिका। परिधीय कोशिका को ऑक्जेंटिक सेल भी कहा जाता है और पेप्टिक कोशिका, परिधीय कोशिका के द्वारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव किया जाता है जो एक प्रबल अम्ल है, और पेप्टिक कोशिका के द्वारा 2 निष्क्रिय एंजाइमों का निर्माण किया जाता है, पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन। इन निष्क्रिय एंजाइमों को सक्रिय करने का काम कौन करेगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की प्रबल अम्लीयता से आमाशय की दीवार को बचाने के लिए साथ में कौन निकल गया? श्लेष्मा। तो इन सब पदार्थों को मिलाकर जो रस बना उसको क्या बोल दिया? जठर रस। इसे भूख रस भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये भोजन को पाचन के लिए तैयार करता है, उतना ही जल्दी आगे भेजता है तो वापस भूख लग जाती है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? भूख रस। इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्रबल अम्ल है और प्रबल अम्लों की पीएच है वो कम होती है, तो जठर रस की पीएच कितनी होगी? 1.8। पेप्सिनोजन निष्क्रिय रूप में था, इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ने सक्रिय किया और किस में बदल दिया? पेप्सिन में। पेप्सिन आमाशय का प्रोटीन अपघटनी यानी प्रोटीन का पाचन करने वाला एंजाइम होता है, यानी प्रोटीन के पाचन की शुरुआत आमाशय में हो जाती है। दूसरा है प्रोरेनिन, जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ने इसको सक्रिय करके किस में बदल दिया? रेनिन में बदल दिया। और रेनिन सिर्फ स्तनधारी शिशु के आमाशय में होता है, हमारे आमाशय में अभी रेनिन नहीं है, क्योंकि हम माँ के दूध का सेवन नहीं करते, हम जो दूसरी प्रोटीन का यूज करते हैं तो उसका पाचन करने के लिए हमारे आमाशय में मुख्य कौन सा होगा? पेप्सिन। जबकि जो स्तनधारी शिशु है उसके आमाशय में कौन सा होगा? रेनिन, क्योंकि स्तनधारी माँ के दूध के अंदर जो कैसिन प्रोटीन होती है उसका पाचन करने के लिए रेनिन है वो आवश्यक है। तो इस प्रकार हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अम्लीयता से बचाने के लिए किसका स्राव हुआ? श्लेष्मा। और लास्ट अंतिम इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आमाशय में उपस्थित भोजन क्या कहलाता है? काइम कहलाता है। ठीक है, तो आमाशय को नोट कर लीजिए। तो आमाशय के बाद अब हम पढ़ते हैं छोटी आंत को। छोटी आंत या स्मॉल इंटेस्टाइन। अभी हमने बनाई थी संरचना, ये आमाशय, और आमाशय के बाद ये नली जैसी संरचना क्या कहलाएगी? छोटी आंत, और ये हो गई बड़ी आंत। अब देखिए छोटी आंत है, इसकी लंबाई कितनी होती है? 6 मीटर, यानी आहार नाल का सबसे लंबा भाग। आहार नाल का सबसे लंबा भाग, इसको छोटी आंत क्यों बोला? लंबाई इतनी ज्यादा है क्योंकि इसकी चौड़ाई है वो कम है, इसलिए इसको क्या बोल दिया? छोटी आंत। जबकि बड़ी आंत की चौड़ाई ज्यादा होती है इसलिए इसको बोलते हैं बड़ी आंत। और इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी पिछले पटवार के एग्जाम में अभी क्वेश्चन आया था पिछले दिनों में कि भोजन का पाचन कहां पर होता है, तो दोनों ही पॉइंट ध्यान रखना। भोजन का पाचन और अवशोषण मुख्य रूप से छोटी आंत में ही होता है। भोजन का पाचन और अवशोषण मुख्य रूप से कहां पर होता है? छोटी आंत में। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पाचन तंत्र में अब तक जितने बार भी क्वेश्चन बनाए लगभग क्वेश्चन यही से आया है कि भोजन का पाचन मुख्य रूप से कहां पर होता है, या मनुष्य में भोजन का पाचक स्थल है, अवशोषण स्थल है, तो 99% भोजन का पाचन और अवशोषण कहां पर होता है? छोटी आंत के अंदर। इसकी लंबाई 6 मीटर, आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। इसके बाद हम देखते हैं बड़ी आंत। जो बड़ी आंत है इसकी लंबाई कितनी होती है? इसकी लंबाई होती है 1.5 मीटर। बड़ी आंत क्या करती है? कुछ मात्रा में जल और शराब का अवशोषण, जल प्लस शराब का अवशोषण कहां पर होता है? बड़ी आंत के अंदर होता है। ये क्या है? बड़ी आंत, और ये है छोटी आंत। दोनों पॉइंट साथ में ध्यान रखना। छोटी आंत की लंबाई 6 मीटर, बड़ी आंत की लंबाई 1.5 मीटर। आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है छोटी आंत। भोजन का पाचन और अवशोषण मुख्य रूप से कहां पर होता है? छोटी आंत में। कुछ मात्रा में जल का अवशोषण, और अगर कोई शराब पीता है तो उसका अवशोषण कहां पर होता है? बड़ी आंत के अंदर होता है। उसके अलावा बड़ी आंत का काम क्या है? भोजन का पाचन हो गया छोटी आंत के अंदर, रस निकाल कर रक्त के अंदर अवशोषित हो गया,
बाकी जो कचरा बचा वो कहाँ पर चला जाएगा, बड़ी आंत के अंदर, और गुदा के द्वारा शरीर से बाहर उत्सर्जित कर दिया जाता है। देखिए ये जो बड़ी आंत और छोटी आंत, यानी जहां पर बड़ी आंत शुरू होती है छोटी आंत समाप्त होती है, यहाँ पर एक वाल्व पाया जाता है जिसको क्या कहते हैं, इलियोसिकल कपाट। क्या कहते हैं, इलियोसिकल कपाट। क्योंकि जो बड़ी आंत का प्रारंभिक भाग होता है ना उसको बोलते हैं सिक्कम, इसलिए ये हो गया सिक्कल, और छोटी आंत का अंतिम भाग होता है उसका नाम है इलियम, तो ये दोनों से मिलाकर क्या हो गया, इलियोसिकल कपाट। ये जो कपाट है ना ये सिर्फ एक साइड ही खुलता है, वाल्व हमेशा एक साइड खुलता है, जैसे हमारे हार्ट के अंदर वाल्व होता है एक साइड ही खुलता है, उसी प्रकार ये कपाट भी सिर्फ एक साइड ही खुलेगा और नीचे की तरफ खुलता है। इससे फायदा क्या होगा कि जो अपशिष्ट पदार्थ है, कचरा है बड़ी आंत के अंदर, वो वापस कभी छोटी आंत में नहीं आएगा, हमेशा नीचे की तरफ ही जाएगा। तो इलियोसिकल कपाट क्या काम करता है, अपशिष्ट पदार्थों को वापस छोटी आंत में जाने से रोकता है। इलियोसिकल कपाट क्या करेगा, अपशिष्ट पदार्थों को वापस छोटी आंत में जाने से रोकता है। ठीक है ना, ये हुआ आपके बड़ी आंत। इसके अलावा जो छोटी आंत और बड़ी आंत है इसके संधि स्थल पर एक इस प्रकार की अंगुली जैसी संरचना होती है जिसे क्या कहते हैं, अपेंडिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, अपेंडिक्स। नाम सुना होगा आपने। हालांकि अपेंडिक्स हमारे अंदर किसी काम की नहीं है, यानी ये क्या है, एक प्रकार का अवशेषी अंग है। इसका काम हमारे अंदर कब होता है, अगर हम घास फूस खाते हैं, जैसे पेड़ पौधों जंतुओं की तरह जो पेड़ पौधे खाते हैं, दूसरे जंतु गाय भैंस है, उनके अंदर एक एंजाइम होता है जिसका नाम है सेल्यूलेज, जो पौधों के सेल्यूलोज भाग को पाचन करने में काम आता है। हम वो चीज खाते नहीं इसलिए हमारे अंदर वो एंजाइम नहीं होता है। लेकिन मान लीजिए हमने पालक खाई, पालक एक प्रकार की घास फूस पत्ता ही है, उसके अंदर सेल्यूलोज होगा, तो तब उसका पाचन करने के लिए ये अपेंडिक्स काम आएगी, क्योंकि इसके अंदर कुछ सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जो उसका पाचन करने में सहायक होते हैं। हालांकि हमारे लिए कोई ना नुकसान के ना ज्यादा फायदे की हमारे अंदर अवशेषी अंग है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये इन दोनों के संधि स्थल पर है, छोटी आंत और बड़ी आंत के। आप खाना खाते ही तुरंत अगर चलते हो, भाग दौड़ करते हो, तो क्या होता है कि इसका मुंह थोड़ा सा लूज हो जाता है और भोजन के कण इसके अंदर चले जाते हैं। किसके अंदर, अपेंडिक्स के अंदर। और जब भोजन के कण इसके अंदर जाएंगे तो ये धीरे धीरे फूलने लगती है और दर्द करने लगती है। जब ये दर्द करने लगती है तब इसको ऑपरेशन करके निकालना आवश्यक होता है, वरना ये अंदर फट गई तो जहर फैला सकती है, मृत्यु हो सकती है व्यक्ति की। तो अपेंडिक्स, आपको क्या पॉइंट ध्यान रखना है, अपेंडिक्स मानव शरीर के अंदर क्या एक प्रकार का अवशेषी अंग है। इसके अंदर कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जो कभी कभी अगर हम सेल्यूलोज वाला भोजन खाएं तो उसका पाचन करने में सहायक होते हैं। तो इस प्रकार हमने हमारे आहार नाल के सब भागों को पढ़ा, मुख गुहा, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत। अब जो हमारा पाचन तंत्र के अंदर पार्ट बचता है वो है पाचक ग्रंथियों वाला। तो आगे अब हम पढ़ते हैं पाचक ग्रंथियों को। पाचक ग्रंथियों के अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे लार ग्रंथि। तो देखिए, जैसा कि शुरू में मैंने आपको बताया था कि लार ग्रंथियां वो मुंह में पाई जाती है, जो लार का स्राव करती है। लार ग्रंथियां है वो संख्या में 6 होती है, यानी टोटल 3 जोड़ी होती है जो 2-2 संख्या में पाई जाती है। सबसे पहली जो लार ग्रंथि है उसका नाम है पेरोटिड, पेरोटिड लार ग्रंथि। दूसरी है वो है सब मैक्सिलरी लार ग्रंथि, सब मैक्सिलरी लार ग्रंथि। और जो तीसरी है वो है सब लिंगुअल लार ग्रंथि। जो पेरोटिड लार ग्रंथि है ये कहां पर पाई जाती है, कान के पास। यानी हमारे दोनों कानों के पास यहाँ पर एक इधर और एक इधर, यानी संख्या में 2 होती है, एक जोड़ी होती है। टोटल लार ग्रंथियां कितनी होती है, 3 जोड़ी, यानी संख्या में 6। तो जो एक जोड़ी लार ग्रंथि है वो दोनों कानों के पास एक एक रहती है। सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है कौन सी, पेरोटिड लार ग्रंथि। सबसे बड़ी
लार ग्रंथि। दूसरी है सब मैक्सिलरी, मैक्सिला जबड़े की हड्डी को बोलते हैं मैक्सिला। तो इसके दोनों साइड एक इधर और एक इधर जो लार ग्रंथि होगी उसको क्या बोलेंगे, सब मैक्सिलरी लार ग्रंथि। ये जबड़ों के पास स्थित, जबड़ों के पास स्थित और सबसे ज्यादा लार का स्राव करती है, सबसे ज्यादा लार का स्राव करती है। और तीसरी है सबलिंगुअल, हमारी जीभ के नीचे होगी दोनों ही। आप कांच में जीभ को ऐसे ऊपर करके देखो तो आपको जीभ को नीचे से लार आती हुई दिखेगी, वो किस ग्रंथि के द्वारा, सबलिंगुअल लार ग्रंथि, यानी जीभ के नीचे, जीभ के नीचे स्थित। और सबसे छोटी लार ग्रंथि, सबसे छोटी लार ग्रंथि। तो ये हो गई 3 जोड़ी लार ग्रंथि। अब लार ग्रंथि के द्वारा क्या किया जाता है, लार का स्राव किया जाता है, लार का स्राव। अब इस लार के अंदर क्या क्या होता है, इस लार के अंदर 90% क्या होता है, जल होता है, पानी होता है। और 1% इसके अंदर क्या होते हैं, एंजाइम। लार में 2 प्रकार के एंजाइम होंगे, एक तो होगा टाइलिन एंजाइम या इसे एमाइलेज भी बोलते हैं, और एक होगा इसके अंदर लाइसोजाइम एंजाइम। कौन सा एंजाइम, लाइसोजाइम एंजाइम। जो लार है इसकी पीएच होती है 6.8 to 7.4, यानी 6.8 से 7.4 के बीच में लार की है वो पीएच होती है। लार क्या करती है, भोजन को लसलसा बनाती है, पाचन के लिए सहायता करती है। मुख्य रूप से लार के अंदर पाचन करने वाले काम कौन करेंगे, ये एंजाइम करेंगे। जो टाइलिन एंजाइम है ये क्या काम करता है कि अगर आपने आलू खाया है, आलू के अंदर स्टार्च सरकरा है, तो उसके 30% स्टार्च का पाचन कौन कर देगा, टाइलिन या एमाइलेज एंजाइम कर देगा। बाकी 70% का पाचन कहां पर जाकर होगा, छोटी आंत में। टाइलिन स्टार्च का पाचन करेगा। स्टार्च एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, तो हम ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार प्रोटीन के पाचन की शुरुआत आमाशय में हो गई थी, उसी प्रकार कार्बोहाइड्रेट की पाचन की शुरुआत कहां पर हो जाती है, मुंह के अंदर, मुख गुहा के अंदर हो जाती है। कौन से एंजाइम के द्वारा, टाइलिन के द्वारा। और जब ये एंजाइम काम करेगा तब लार की पीएच कितनी होगी, 6.8, हल्का अम्लीय। लाइसोजाइम एंजाइम क्या करता है, अगर हमारे भोजन के अंदर कोई सूक्ष्म जीव हानिकारक कीट आ गए तो ये उनको नष्ट कर देता है, यानी इसके अंदर एंटीबायोटिक प्रवृत्ति होती है। हमारे कहीं चोट लगती है तो हम लार लगाते हैं नहीं लगाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि इसके अंदर एंटीबायोटिक प्रवृत्ति है, जिससे वहां पर कोई कीटाणु नहीं लगेगा, इन्फेक्शन नहीं होगा। इसलिए लार, आंसू, इनके अंदर जो लाइसोजाइम एंजाइम होता है वो एंटीबायोटिक प्रवृत्ति का होता है। ये लाइसोजाइम एंजाइम एंटीबायोटिक प्रवृत्ति का होता है। खट्टा फल खाने से, खट्टी चीजें खाने से, भोजन को ज्यादा चबाने से लार का स्राव ज्यादा होगा। इसलिए बोलते हैं भोजन को चबा चबा कर खाना चाहिए। 2 फायदे, एक तो ज्यादा देर तक चबाओगे तो भोजन उतना ज्यादा बारीक होगा, उतना ही उसका पाचन आसानी से होगा, अंदर की मशीन को ज्यादा ताकत नहीं लगानी पड़ेगी। और दूसरा, जितनी देर आप भोजन को मुंह में रख के चबाओगे तब तक उतना ही ज्यादा लार निकलेगी। एक क्वेश्चन आता है, ज्यादा नींबू पानी पीने से क्या होता है, नींबू पानी खट्टा है, खट्टाई ज्यादा से लार का स्राव तो ज्यादा होगा लेकिन उसकी सक्रियता कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि नींबू क्या है, अम्लीय है, और अम्ल क्या करता है, पीएच को कम कर देगा, तो वो पीएच को 5-4 से भी नीचे ले आएगा। और अगर लार की पीएच कम हो गई मतलब उसकी सक्रियता कम हो जाएगी। तो ध्यान रखना, नींबू पानी पीने से या कोई भी खट्टी चीज खाने से लार का स्राव तो ज्यादा होगा लेकिन उसकी सक्रियता है वो कम हो जाएगी। तो इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। फिर मैं इन एंजाइमों के बारे में बताती हूँ आपको। तो देखिए, टाइलिन एंजाइम का काम क्या है, यानी 30% स्टार्च, स्टार्च किसमें होता है, आलू में। स्टार्च का पाचन कौन करेगा, टाइलिन एंजाइम करेगा, और ये इसको किस में बदल देगा, माल्टोज शर्करा के अंदर बदल देगा। और फिर इस माल्टोज का पाचन कहाँ होगा, छोटी आंत के अंदर होगा। और इस समय पीएच कितनी होगी लार की, 6.8। ये काम किसका है, टाइलिन का। लाइसोजाइम एंजाइम क्या काम करेगा, लाइसोजाइम एक एंटीबायोटिक
प्रकृति का होता है, जो हानिकारक सूक्ष्म जीवों से रक्षा करता है। ठीक है, तो टाइलिन हो गया, लाइसोजाइम हो गया, खट्टे फल खाने तथा भोजन को ज्यादा चबाने से लार का स्राव ज्यादा होता है। और अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट कि नींबू पानी पीने से लार का स्राव ज्यादा, परंतु सक्रियता कम हो जाती है, आया कि नहीं आया समझ में? तो ये थी हमारी लार ग्रंथियां, लार के बारे में हमने पढ़ा। आगे हमारी बचते हैं यकृत और अग्नाशय, दो पाचक ग्रंथियां और कुछ पाचन से संबंधित एंजाइम और उनके पॉइंट्स, तो उनको डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। यहाँ तक की थी हमारी क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। मेरी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।